नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्ष्मण और आप इस क्लास में बात करने वाले हैं हाइपोकैलिमिया के बारे में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपोकैलिमिया, इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर, हमें क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे और लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें क्या मैनेजमेंट हम यूज करते हैं। तो बात करते हैं आज की पूरी क्लास के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगेगी। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए हाइपोकैलिमिया। नॉर्मल कंडीशन में सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, जो कि बॉडी मेंटेन करके रखती है। अगर किसी कारणवश पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम होने लगे तो उस कंडीशन को हम हाइपोकैलिमिया बोलते हैं। तो बॉडी मेंटेन नॉर्मल पोटेशियम 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इसका लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैलिमिया। इफ लेवल मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कंडीशन नोन एज हाइपरकैलिमिया। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कंप्लीट मैनेजमेंट डिटेल अबाउट हाइपोकैलिमिया, और हाइपरकैलिमिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। मैंने बात की व्हेन सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट, कंडीशन नोन एज हाइपोकैलिमिया। और ये तीन प्रकार से हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी इट्स अ 3 टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे माइल्ड हाइपोकैलिमिया के बारे में। सेकंड हम बात करने वाले मॉडरेट हाइपोकैलिमिया के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे सीवियर हाइपोकैलिमिया के बारे में। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा हाइपोकैलिमिया तीन प्रकार का सीवियरिटी के आधार पर 3 टाइप्स का हो सकता है। माइल्ड हाइपोकैलिमिया, मॉडरेट हाइपोकैलिमिया और सीवियर हाइपोकैलिमिया। अब हम बात करेंगे इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। माइल्ड हाइपोकैलिमिया हम तब बोलते हैं जब व्हेन सीरम पोटेशियम लेवल 3.0 से 3.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो। यानी कि जब पोटेशियम का लेवल 3.0 से 3.4 मिली इक्विवेलेंट पर हो तब उसे हम बोलते हैं माइल्ड हाइपोकैलिमिया। व्हेन सीरम पोटेशियम लेवल 2.5 टू 2.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो उसे हम बोलते हैं मॉडरेट हाइपोकैलिमिया। व्हेन सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर हो तो उसे हम बोलते हैं सीवियर हाइपोकैलिमिया। ये आप डेटा थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। माइल्ड हाइपोकैलिमिया मींस व्हेन सीरम पोटेशियम लेवल इज 3.0 टू 3.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मॉडरेट हाइपोकैलिमिया मींस व्हेन सीरम पोटेशियम लेवल 2.5 टू 2.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और सीवियर हाइपोकैलिमिया व्हेन सीरम पोटेशियम लेवल बिलो 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब हम बात करते हैं ऐसे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिससे कि सीरम पोटेशियम लेवल कम होना स्टार्ट होता है, यानी कि हाइपोकैलिमिया की कंडीशन पैदा होती है। तो हम बात करते हैं कॉजेज के बारे में। अगर मैं इसके कॉजेज के बारे में बात करूं, अगर कोई मरीज ड्रग ले रहा है, ड्रग लाइक डायूरेटिक एंड लग्जेटिव, अगर कोई मरीज डायूरेटिक ले रहा है, डायूरेटिक मींस इंक्रीज यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट उसका ज्यादा होगा तो उसमें पोटेशियम का लॉस देखने को मिलेगा और उस वजह से मरीज में हाइपोकैलिमिया देखने को मिलता है। और लग्जेटिव जो कि हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अगर कोई पेशेंट लग्जेटिव यूज कर रहा है तो पोटेशियम मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है थ्रू स्टूल के थ्रू और हमें हाइपोकैलिमिया देखने को मिलता है। इफ इनटेक इज लेस,
अगर किसी पेशेंट में पोटेशियम लेवल का इंटेक वो कम कर रहा है, यानी कि अगर कोई पेशेंट एनपीओ में है या कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट है और उसकी डाइट में पोटेशियम की मात्रा पूरी नहीं हो पा रही है, तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन पैदा होती है। नेक्स्ट, एनजी ट्यूब सक्शनिंग। अगर कोई मरीज आईसीयू या किसी डिजीज से ग्रसित है और वो एनजी ट्यूब सक्शनिंग पे लगा हुआ है, यानी कि अगर पेनक्रियाटाइटिस वगैरह है या एब्डोमेन में डिस्टेंशन है, तो हमने एनजी ट्यूब यानी कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से सक्शन कर रहे हैं, तो उसमें पोटेशियम मॉलिक्यूल सक्शन के थ्रू बाहर आ जाते हैं और उसमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक और कंडीशन, कुशिंग सिंड्रोम। एक होता है कुशिंग सिंड्रोम और एक और कंडीशन होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। कुशिंग सिंड्रोम में ऐसा होता है कि इसमें इंक्रीज हो जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल, और जब स्टेरॉइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, तो वो पोटेशियम को लॉस हमें देखने को मिलता है और मरीज में हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसी को हम बोलते हैं कान सिंड्रोम। इसमें मरीज के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा देखने को मिलता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर इंक्रीज देखने को मिले तो उसमें सोडियम को तो वो रिटेंट करेगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करेगा, यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से सोडियम का रिटेंशन होना स्टार्ट होता है और पोटेशियम लॉस होना स्टार्ट होता है। अगर पोटेशियम लॉस हो बॉडी से तो उसे हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया की कंडीशन। और हम कॉज की बात करें, अगर किसी पेशेंट में फ्लूइड लॉस हो रहा हो, फ्लूइड लॉस का मीन से अगर कोई पेशेंट वॉमिटिंग, डायरिया, ये अगर आपको देखने को मिले तो उसमें मोर रिस्क रहती है हाइपोकैलेमिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज के बाद में साइन एंड सिम्टम के बारे में। अगर मैं साइन और सिम्टम के बारे में बात करूं तो साइन और सिम्टम में पोटेशियम, जैसा कि आपको पता होगा, पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है फॉर मसल्स के लिए, हार्ट के लिए, कार्डियक एक्टिविटी को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर बॉडी में अगर ब्लड में पोटेशियम लेवल कम होने लगे तो धीरे धीरे मसल्स वीकनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प, मसल क्रैम्प, कार्डियक डिसरिथमिया, ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मसल वीकनेस, मस्कुलर क्रैम्प यानी कि मसल्स में क्रैम्प देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया और कार्डियक डिसरिथमिया। ये सारे आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। इसका मीन्स होता है पोटेशियम आर मेन इलेक्ट्रोलाइट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन and to stabilize cardiac activity। यानी कि हमें देखने को मिलेगा मसल्स वीकनेस, मसल क्रैम्प, टेकिकार्डिया, कार्डियक डिसरिथमिया, और पोटेशियम एक मेन इलेक्ट्रोलाइट है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन और ये स्टेबलाइज करता है कार्डियक एक्टिविटी को। तो हमें कार्डियक डिसरिथमिया, ये सारे साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका डायग्नोसिस, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि मरीज हाइपोकैलेमिया से सफर कर रहा है या नहीं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, ऐसे कौन कौन से लैब इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम करा के ये डायग्नोस कर सके कि मरीज हाइपोकैलेमिया में। लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आप कराएंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट, चेक सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अगर सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आप सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या मरीज हाइपोकैलेमिया में है या नहीं है। नेक्स्ट, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट। लैब में हमें पेशेंट का यूरिन सैंपल भेजना है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट देखना है। अगर यूरिन के अंदर इफ यूरिन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है पोटेशियम लेवल, तो इसका मीन्स होता है कहीं ना कहीं रीनल कॉज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोकैलेमिया। रीनल कॉज आर
रेस्पॉन्सिबल। हमने मरीज का यूरिन सैंपल लैब में भेजा और हमें उसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मीन्स ये है कि मरीज का पोटेशियम यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है और हमें मरीज में रीनल कॉज रेस्पॉन्सिबल हो सकता है उस हाइपोकैलेमिया के लिए। अगर इफ हमने यूरिन सैंपल भेजा और इफ उसमें पोटेशियम का लेवल या तो नॉर्मल देखने को मिल रहा है या डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो इसका मीन्स ये है कि एक्स्ट्रा रीनल कॉज आर रेस्पॉन्सिबल। एक्स्ट्रा रीनल कॉज आर रेस्पॉन्सिबल, ये आप याद रखिएगा, रीनल कॉज और एक्स्ट्रा रीनल कॉज। रीनल कॉज यानी कि डायूरेटिक वगैरह कोई ना कोई रीनल कॉज रेस्पॉन्सिबल है, किडनी का कॉज रेस्पॉन्सिबल। एक्स्ट्रा रीनल कॉज मींस डायरिया, वॉमिटिंग, ये कॉज अगर रेस्पॉन्सिबल है तो इसका मींस वो रीनल की दूसरी जगह यानी कि एक्स्ट्रा रीनल कॉज। और जो हमें मैनेजमेंट देना है वह कॉज के आधार पे हम मैनेजमेंट देते हैं। नेक्स्ट हमें मरीज की बीपी चेक करनी। अगर बीपी हाइपोकैलेमिया विथ हाइपरटेंशन देखने को मिले तो यह कंडीशन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को इंडिकेट करती है। ये आप याद रखिएगा, 5 स्टार पॉइंट बनाइएगा। अगर हमने मरीज को बीपी असेस किया और बीपी में हमें सबसे पहले हमें पोटेशियम लेवल कम देखने को मिल रहा है, पोटेशियम लेवल कम होने के साथ साथ अगर हमें बीपी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है यानी कि हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, तो वह इंडिकेट करती है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को, यानी कि वह इंडिकेट करती है कान सिंड्रोम को। ये था इसका लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमें ट्रीट करना है उसके अंडरलाइन कॉज के बारे में, यानी कि हमें ट्रीट करना है उसका अंडरलाइन कॉज। जब हम अंडरलाइन कॉज ट्रीट कर रहे होते हैं फिर उसके आधार पर हम उसको सीवियरिटी के आधार पर डिस्कस करते हैं। सीवियरिटी का मीन्स सबसे पहले हमें माइल्ड हाइपोकैलेमिया, मॉडरेट हाइपोकैलेमिया और सीवियर हाइपोकैलेमिया को देखना है। उसके बाद में सीवियरिटी के आधार पर उसका क्या क्या मैनेजमेंट रहेगा लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए फर्स्ट ट्रीट अंडरलाइन कॉज। हमें सबसे पहले अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है और हमें उस मरीज की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इफ पेशेंट हैविंग हिस्ट्री विथ बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग और लग्जेटिव, यदि अगर मरीज के अंदर बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग और लग्जेटिव की हिस्ट्री हो तो उसमें हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग पोटेशियम को शिफ्ट कर देती है सेल्स के अंदर, पोटेशियम शिफ्ट टुवर्ड सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको 5 स्टार पॉइंट बनाइएगा और यहां हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये ब्लड की ब्लड वेसल्स है और उसके आसपास ये सेल्स है और यहां पे हमें पोटेशियम नॉर्मल ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है, अगर कोई मरीज के अंदर बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग ले, अगर उसकी हिस्ट्री है लॉन्ग टाइम, तो बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग इस पोटेशियम का मॉलिक्यूल्स जो ब्लड के अंदर है उसको शिफ्ट कर देती है सेल के अंदर। तो यानी कि हमें डिक्रीज देखने को मिलता है पोटेशियम इन ब्लड में और मरीज को हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट की अगर हिस्ट्री है तो पोटेशियम शिफ्ट ब्लड टू सेल्स, रिस्क ऑफ डिक्रीज पोटेशियम। और बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग और लग्जेटिव, लग्जेटिव जैसा कि अगर वह स्टूल के साथ फिर पोटेशियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो हमें मरीज में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। यह था बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग के बारे में। और हमें मैनेजमेंट में चेक करना है सीरम मैग्नीशियम लेवल, चेक सीरम मैग्नीशियम लेवल। हाइपोकैलेमिया मैग्नीशियम लेवल के साथ
डायरेक्ट संबंध रखता है। अगर पोटेशियम कम हो तो मैग्नीशियम का लेवल भी कम होना स्टार्ट होता है। अगर अंडरलाइन कॉज में मैग्नीशियम लेवल आपको कम देखने को मिले तो हमें मैग्नीशियम लेवल चेक करके, अगर हमें हाइपोमैग्नीसीमिया देखने को मिल रहा है तो हमें मैग्नीशियम के लेवल को भी बढ़ाना है, यानी कि हमें इंजेक्शन देना है IVMgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट 1 to 2 ग्राम with 100 ml NS over 20 minutes। यानी कि हमें मैग्नीशियम सल्फेट को रिप्लेस करना है मैग्नीशियम सल्फेट में 1 to 2 ग्राम विथ 100 ml NS के साथ में ओवर 20 मिनट में हमें देना है। नेक्स्ट और मेन इंपोर्टेंट पॉइंट, हमें रिप्लेस करना है पोटेशियम लेवल को, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हाइपोकैलीमिया के बारे में। और हाइपोकैलीमिया में अगर अब हम बात करेंगे हम पोटेशियम को कैसे रिप्लेस करते हैं और हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पोटेशियम रिप्लेस। पोटेशियम रिप्लेसमेंट में जैसा कि हमने पढ़ा माइल्ड हाइपोकैलीमिया, मॉडरेट हाइपोकैलीमिया और सीवियर हाइपोकैलीमिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीवियर हाइपोकैलीमिया के बारे में। यानी कि अगर आपके पास कोई मरीज आया और उसमें पोटेशियम लेवल लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो आपको सबसे पहले उसे कार्डियक मॉनिटर पे लेना है मरीज को, और हमें रिप्लेस करना है 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हार। यानी कि हमें 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हार पोटेशियम इंजेक्शन पोटेशियम देना है बाय सेंट्रल वेन। यानी कि आपके पास कोई मरीज आया, वह सीवियर हाइपोकैलीमिया में है, उसका पोटेशियम लेवल अगर लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो कार्डियक मॉनिटर पे मरीज को लेटाना है, और 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपके पास जो सप्लाई में इंजेक्शन आता है वह होता है 10 ml का, और 10 ml इंजेक्शन में यानी कि जो इंजेक्शन होता है वह इंजेक्शन की फॉर्म होती है 10 ml का इंजेक्शन होता है, और उसमें जो होता है 20 मिली इक्विवेलेंट KCl होता है। यानी कि हमें 2 एम्पुल KCl के लेने हैं और 1 घंटे में उसे रिप्लेस करना है विथ आप NS या विथ आप RL के साथ दे सकते हैं बाय सेंट्रल कैथेटर या सेंट्रल वेन से देने का रीजन ये होता है कि ये पोटेशियम ड्रग हाईली इरिटेंट ड्रग है, यानी कि वह लोकलाइज्ड में इरिटेशन पैदा करती है। यानी कि अगर हम उसे इस फास्ट अगर दें पेरिफेरल वेन से तो वह वहां की नसों में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, वह फ्लेबाइटिस आपको देखने को मिल सकता है। तो पोटेशियम हाईली इरिटेंट है, इसी वजह से हम उसे सेंट्रल वेन के थ्रू फास्ट रिप्लेस करते हैं। यह था सीवियर हाइपोकैलीमिया का मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इफ पोटेशियम लेवल 2.5 टू 2.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि एक आपके पास 2 मरीज आए, उन दोनों मरीज का आपके पास सीरम पोटेशियम लेवल आया 2.5 से लेकर 2.9 के बीच में। अगर मरीज इफ पेशेंट सिम्टोमेटिक है, यानी कि मरीज में सिम्टम प्रेजेंट है, इफ पेशेंट सिम्टोमेटिक, तो आपको मरीज को कार्डियक मॉनिटर पर लेटाना है और 40 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से सेंट्रल कैथेटर के सेंट्रल वेन के थ्रू हमें पोटेशियम को रिप्लेस करना है। और अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक, अगर मरीज असिम्टोमेटिक है तो आपका ट्रीटमेंट रहेगा 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हार हमें पोटेशियम को रिप्लेस करना है थ्रू पेरिफेरल वेन। यानी कि हम जब पोटेशियम को स्लो इन्फ्यूज करते हैं तो हम उसे पेरिफेरल वेन से दे सकते हैं। जब हम उस पोटेशियम को फास्ट इन्फ्यूज करें तो हमें सेंट्रल कैथेटर के थ्रू सेंट्रल वेन के थ्रू देना है, और पेरिफेरली हम 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हार देते हैं। अब बात करें इफ पोटेशियम लेवल, यानी कि माइल्ड का मीन्स है इफ पोटेशियम लेवल
3.0 to 3.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा सिरप पॉटक्लोर। यानी कि हमें सिरप पॉटक्लोर 15 ml BD या TDS पर ओरल देते हैं। यह आपका रहेगा ट्रीटमेंट सिरप पॉटक्लोर। उसके आगे और मल्टीपल फैक्टर देखे जाते हैं। अगर पेशेंट कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, ये भी आप लिख लीजिएगा, इफ पेशेंट हैविंग विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो उस कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट रहता है, ट्रीटमेंट हम देते हैं सिरप पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और अगर पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में हम देते हैं सिरप पॉटक्लोर। सिरप बाइकार्बोनेट 10 ml BD या OD के अकॉर्डिंग देते हैं, और सिरप पॉटक्लोर 15 ml BD और TDS अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डोज, यानी कि जब जैसे डॉक्टर डोज डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी कि प्रायोरिटी नर्सिंग अगर रोल की बात करूं, तो जब हम उसे पोटेशियम रिप्लेस कर रहे होते हैं तो उसके पहले हमें यूरिन आउटपुट चेक कर लेना है। अगर पेशेंट ओलिगोयूरिया है, यानी कि उसमें लेस देन 400 ml यूरिन पर 24 आवर आ रहा है, यानी कि लेस देन 30 ml यूरिन पर आवर आ रहा है, तो हमें पोटेशियम को रिप्लेस नहीं करना है, यानी कि हमें आईवी पोटेशियम नहीं देना है। डोंट गिव potassium if patient having urine output less than 30 ml per hour. It means patient having oligouria and anuria. Anuria means absence of urine, oligouria means यूरिन का कम पास होना, यानी कि लेस देन 400 ml पर 24 आवर अगर यूरिन पास हो रहा है, इसका मीन्स पेशेंट ओलिगोयूरिया में है। एन्यूरिया मीन्स लेस देन 100 ml यूरिन पास हो रहा है पर 24 आवर, तो पेशेंट एन्यूरिया में है। अगर पेशेंट ओलिगोयूरिया या एन्यूरिया में है तो हमें पोटेशियम नहीं देना है। डोंट गिव पोटेशियम इफ पेशेंट हैविंग यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर। इसका क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, नेवर गिव पोटेशियम बोलस और फास्ट और अनडाइल्यूटेड। ऐसा कोई अगर स्टेटमेंट दिया हुआ हो, इसका मीन्स है पोटेशियम हमें नहीं बोलस देना है, नहीं हमें फास्ट देना है, नहीं हमें अनडाइल्यूटेड देना है। इसका मीन्स ये होता है, अगर हम पोटेशियम को फास्ट, बोलस या अनडाइल्यूटेड यानी कि डायरेक्ट पुश करें, अगर डायरेक्ट पुश करें तो कार्डियक डिसरिथमिया हो जाएगा और पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट, यानी कि आपका पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा और पेशेंट एक्सपायर्ड हो जाएगा। जो प्रायोरिटी नर्सिंग रोल ये रहता है कि हमें हमेशा डाइल्यूटेड पोटेशियम देना है और बोलस नहीं देना है, स्लो देना है। अगर पोटेशियम का लेवल लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर था तो हम उसमें 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से रिप्लेस कर रहे थे, तब तक वह मॉडरेट हाइपोकैलेमिया की हमने बात की, फिर हमने बात की माइल्ड हाइपोकैलेमिया की। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एसटी सेगमेंट के बारे में, यानी कि अगर इफ पेशेंट हैविंग हाइपोकैलेमिया तो आप में क्या क्या ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। अब हम बात करने वाले हैं इसके ईसीजी फाइंडिंग के बारे में। अगर मैं ईसीजी फाइंडिंग की बात करूं तो हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट में आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन फ्लैट आपको देखने को मिलेगी। टी वेव आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगी और एबनॉर्मल यू वेव अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल यू वेव अपीयरेंस, ये तीनों पॉइंट आप 5 स्टार पॉइंट बना दीजिएगा फॉर आपके आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं इतना श्योर हूं कि आपके इस आज की 20 से 25 मिनट की क्लास में आपको एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हुबहू देखने को मिलेंगे।
अगर पेशेंट कोई हाइपोकैलेमिया है, अगर हमने उसकी ईसीजी करवाई तो उसकी ईसीजी में हमें देखने को मिलता है एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और जो टी वेव आनी थी वो बिल्कुल आपको फ्लैट देखने को मिलेगी, और एबनॉर्मल यू वेव का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं एसटी सेगमेंट का आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, टी वेव आपको फ्लैट देखने को मिलेगी, और प्रोमिनेंट या एबनॉर्मल यू वेव आपको देखने को मिलेगी। ये थी मेरी आज की क्लास। हमने बात की हाइपोकैलेमिया के बारे में। हाइपोकैलेमिया अगर मैं आपकी शॉर्ट प्रीव्यू की बात करूं तो बॉडी मेंटेन करके रखती है नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर ये 3.5 से कम हो जाए तो हम उसे बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, अगर 5.5 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर। ये वीडियो है पार्ट 1। नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे हाइपरकैलेमिया, उसके कॉज, उसका ट्रीटमेंट और उसका लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट। जब सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो उसे हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। माइल्ड हाइपोकैलेमिया सीरम पोटेशियम लेवल 3 से 3.4, मॉडरेट 2.5 टू 2.9, सीवियर लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कॉजेज की बात करें, अगर कोई मरीज डायूरेटिक लग्जेटिव ले रहा है तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, इसी वजह से पोटेशियम हमें कम देखने को मिलता है। अगर पोटेशियम कम है तो इसका मीन्स पोटेशियम का इंटेक कम है तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है। एनजी ट्यूब सक्शनिंग, कुशिंग सिंड्रोम, फ्लूइड लॉस, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारे कॉज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साइन सिम्टम की बात करूं तो मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प, टेकिकार्डिया और कार्डियक डिसरिथमिया। लैब इन्वेस्टिगेशन की हमने बात की। अगर सीरम पोटेशियम लेवल, सोडियम पोटेशियम लेवल चेक करना है और यूरिन इलेक्ट्रोलाइट चेक करना है। अगर यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मींस रीनल कॉज रेस्पॉन्सिबल है। अगर पोटेशियम लेवल नॉर्मल या डिक्रीज दिख रहा है तो एक्स्ट्रा रीनल कॉज रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमने बीपी चेक करनी है। अगर हाइपोकैलेमिया विद हाइपरटेंशन है तो इसका मींस ये इंडिकेट करता है कि मरीज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म से ग्रसित हो सकता है। इसका हमें फर्दर मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट हमें ट्रीटमेंट की बात की कि हमें ट्रीट करना है अंडरलाइन कॉज को, हिस्ट्री लेनी। अगर पेशेंट बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग या लग्जेटिव ले रहा है तो हमें जनरली हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग वह ड्रग्स होती है जो कि पोटेशियम को शिफ्ट कर देती है ब्लड से लेके सेल में। अगर पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स ब्लड से सेल में शिफ्ट हो रहे हैं तो रिस्क रहती है डिक्रीज होने की। नेक्स्ट हमने बात की कि सीरम मैग्नीशियम लेवल चेक करना है, उसे रिप्लेस करना है 1 to 2 ग्राम विद 100 ml NS ओवर 20 मिनट, और रिप्लेस करना है पोटेशियम को। पोटेशियम को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो अगर पोटेशियम लेवल लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो हमें 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर इंजेक्शन केसीएल देना है बाय सेंट्रल वेन के थ्रू। अगर पेशेंट के पोटेशियम लेवल 2.5 से 2.9 हो और पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो तो हमें वही देना है 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर के हिसाब से। अगर पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है तो हम 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर थ्रू पेरिफेरल वेन के थ्रू दे सकते हैं। हमने बात की ईसीजी चेंजेस के बारे में। हाइपोकैलेमिया में आपको एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा, फ्लैट टी वेव देखने को मिलेगी और एबनॉर्मल यू वेव अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। ये हमने बात की ईसीजी के बारे में। और पोटेशियम हमें सेंट्रल वेन के थ्रू इसीलिए देते हैं, पोटेशियम एक हाईली इरिटेंट ड्रग है। और पोटेशियम, अगर सीरम पोटेशियम लेवल 3.0 से 3.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो सीरम पोर्टिकुलर 15 ml बीडी या टीडीएस पर ओरल हम देते हैं। इसमें भी हम देखते हैं मेटाबॉलिक पैरामीटर। अगर मेटाबॉलिक पैरामीटर यानी कि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट है तो हमें उसका ट्रीटमेंट रहेगा सिरप पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एब्सेंट है तो हमें सिरप पोर्टक्लोर देनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंट का पोटेशियम रिप्लेस करने से पहले यूरिन आउटपुट चेक कर लेना है। अगर पेशेंट ओलिगोयूरिया या अनयूरिया में है तो हमें जनरली अवॉइड करना है पोटेशियम देने को। और नेवर गिव पोटेशियम बोलस, और फास्ट और अनडाइल्यूटेड पोटेशियम हमें नहीं देना है। हमें देना है डाइल्यूटेड पोटेशियम और स्लो देना है। बोलस कभी भी पुश नहीं करना है क्योंकि मोर रिस्क ऑफ पेशेंट कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रिकमेंडेड करते हैं हम हाई पोटेशियम डाइट को। हाई पोटेशियम डाइट में आप बनाना, कोकोनट, फ्रूट्स, ग्रीन लिपी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां खिलाने को बोलते हैं। यह थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अभी तक आपने मेरे द्वारा कराए गए आरएमएल पेपर सॉल्यूशन की क्लास नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वह भी आप एक बार आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स को देखने के लिए। मैंने उसमें 100 में से 98 क्वेश्चन हुबहू करवाए हैं
वो क्लास आप जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेज, कीप सपोर्टिंग एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास गाइस सून। थैंक यू सो मच।